अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो बताएं, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट्स गुड। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं फॉर इम्पोर्टिंग द डेटा इनटू आर। इसमें मैट्रिसेस में अगर कोई सवाल नहीं है, और इससे पहले वाली चीज़ों में कोई सवाल नहीं है, तो डेटा इंपोर्ट की तरफ हम आ जाते हैं। मैट्रिसेस मैंने कहा था कि आप गुजराती का प्रैक्टिस करें। एक दो मैंने शेयर भी किए थे ग्रुप में मैट्रिसेस के रिलेवेंट, तो वो आपने प्रैक्टिस की होगी अपनी मल्टीवेरिएट की बुक से, अपनी इकोनोमेट्रिक्स की बुक से। वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है हुआ या भी है तो बताइए। तो अब हम आते हैं डेटा इंपोर्ट पे। डेटा इंपोर्ट जो है आर में, उससे पहले अगर हम देखें आर पे, तो एक चीज़ होती है वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी वर्क्स लाइक अ पेरेंट फोल्डर, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं इसको, या इसको एक पेरेंट फोल्डर कहें, या इसको मास्टर फोल्डर कहें। आर का मतलब आर की जो बेसिकली माई डॉक्यूमेंट्स में इसकी आर लोकेट होता है आपके पास। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ उसके पेरेंट फोल्डर में या करंटली वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी होगी, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है विदाउट गिविंग एनी पाथ, ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी हुई है तो उसका आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट WD, इसका मैं साइज थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है, गेट WD। तो इसका मतलब है सी यूजर्स एस एच डॉक्यूमेंट्स, ये आपका इस वक्त वर्किंग डायरेक्टरी है। गेट मतलब गेट फॉर गेट, एंड WD स्टैंड्स फॉर वर्किंग डायरेक्टरी। तो दिस इज योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आप वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, या देख सकते हैं कौन सी है फाइल। ये यहाँ पे देखें चेंज वर्किंग डायरेक्टरी एक चीज़ आ रही है, ठीक है। चेंज वर्किंग डायरेक्टरी से क्या मुराद है कि अगर वर्किंग डायरेक्टरी आप चेंज करना चाहें, अब आप देखें पीसी देन माई डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर आपके पास आ रहा है, ठीक है। वो जो भी स्टैंडर्ड यूजर है, अगर आप यहाँ देखें तो यूजर्स और वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। आप म्यूजिक पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप डी पे चले जाएं, जो भी आप यहाँ पे ओके करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी विल बी चेंज। अब ये डायरेक्टली एक्सेसिबल से मेरी क्या मुराद है। अब अगर आप गौर करें तो ये माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स में ये A to Z, ABC, ये सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैंने A to Z डेटा को इंपोर्ट करना है या डेटा को एक्सेस करना है, या ये जो मैंने कोलमोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट लिखा हुआ है, या डी ग्रुपिंग ऑफ डेटा लिखा हुआ है, या ये मुख्तलिफ कोई अपने काम किया हुआ है रेलेवेंट टू आर, तो वो यहाँ से डायरेक्टली एक्सेसिबल, उसका पाथ मुझे नहीं देना। मैं सिंपली अगर ये कहूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये फोल्डर है एक A to Z, ठीक है, इट लुक्स लाइक एन एक्सेल फोल्डर, तो ये आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस डेटा का पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसका नाम दे दूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। जो चीज़ दूसरे फोल्डर्स में पड़ी हुई उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। कंप्लीट पाथ से क्या मुराद है कि मैं बताऊंगा कि सी के अंदर है, या डी ड्राइव में है, या सी में है, या उसके आगे आगे सब फोल्डर कौन सा है, फिर सब फोल्डर कौन सा है, फर्दर कौन कौन से फोल्डर तक आपने कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आर स्क्रिप्ट जैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, अब ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि इस सब फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। ये चीज़ें डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं जो यहाँ पे सामने आपके पास पड़ी, इस तरह ये B1 B2 B3, ठीक, क्लियर है जी। अब हम आते हैं तो वापस आर पे, हाउ टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के अब आपके पास
तीन तरीके हैं। फर्स्ट है आपके पास फ्रॉम CSV फाइल, सॉरी इंपोर्टिंग फ्रॉम CSV फाइल, ठीक है, read.csv, दिस इज कमांड read.csv। अब CSV फाइल क्या होती है, दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली एक्सेल टाइप फाइल होती है, उसको आप CSV में स्टोर करवाते हैं, लेकिन जब आप ओपन करवाते हैं तो इट लुक्स लाइक एक्सेल फाइल। तो अब हम देखते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में जाके कि ये कैसे आप इसको करेंगे। अगर आप जाएं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक फाइल पड़ी हुई है, मैं कोई फाइल यहाँ पे एक्सेल की जो फाइल पड़ी हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्सेल की एक फाइल पड़ी है A to Z, ठीक है, ये आपके पास डेटा। अब इसमें देखें ज़रा, आपके पास नेम्स नहीं है, पहली वैल्यू ही पहली जो रो है उसी से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो CSV का मतलब क्या है कि आप इसको फाइल सेव एज, और यहाँ पे आप जहाँ पे नाम इसका चेंज कर सकते हैं वो बात की बात है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे CSV कॉमा डिलिमिटेड एक लिखा होगा, ठीक है। ये CSV डॉज या CSV मैकिन्टॉश में नहीं जाना, जो विंडोज में है कॉमा डिलिमिटेड, तो जैसे CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो यहाँ पे आप कॉमा डिलिमिटेड दिस, और इसको आप सेव कर देंगे, नाम हम इसका A to Z की बजाय A to Y कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सेव हो गया आपके पास। अब ये देखने में बिल्कुल वही फॉर्मेट है, आप जब भी इसको फाइल को ओपन करेंगे फ्रॉम A to Y, अब देखने में यहाँ पे आपको एक कॉमा सा नज़र आ रहा है इस फाइल के साथ, ठीक है, जो कि एक्सेल की फाइल के साथ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये अगर एक्सेल की फाइल है, ये कॉमा नहीं है, ये कॉमा नहीं है, ठीक है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे इट विल लुक लाइक एन एक्सेल फाइल, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है आर में इंपोर्ट करने का ये तरीका होगा कि डी, फॉर एग्जाम्पल D2 कर देता हूँ मैं, read.csv, that is command, then फाइल इक्वल टू, फाइल का नाम कोटेशंस में A to Y था शायद, .csv, हेडर इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, एंड सेपरेटर इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। read.csv ये कमांड है अगर आपने CSV फाइल इंपोर्ट करनी है। फाइल का नाम A to C, ये CSV फाइल का नाम है, तो ये कोटेशंस में आना है। हेडर, आइदर हेडर विल बी ट्रू और हेडर विल बी फॉल्स, ठीक है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, आपके ख्याल में इसका क्या मतलब होगा? अगर यहाँ पे हम हेडर को फॉल्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है जो फाइल हम इंपोर्ट करवा रहे हैं उसकी जो पहली रो है वो वेरिएबल्स के या कॉलम्स के नाम नहीं है, वो डेटा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की, नाम नहीं है पहली रो में। और अगर हेडर ट्रू है तो इट मींस कि हम क्या कह रहे हैं कि जो इस फाइल में द फाइल बीइंग इंपोर्टेड, इसमें जो पहली रो है दैट इज नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स, नेम ऑफ द कॉलम्स। तो ट्रू का मतलब नेम है और फॉल्स का मतलब नेम नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर साइन के साथ, बाय डिफॉल्ट हेडर इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी CSV की फाइल में ट्रू। अब ये बाय नंबर का मतलब है कि ये जो पार्ट है कमांड का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए है, कमेंट्स हैं मेरे, ठीक है, यहाँ तक जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगेन देख लें, D2 इज इक्वल टू, D2 का क्या मतलब है कि जो ये फाइल, ये वाली फाइल इस कमांड के बाद जो इंपोर्ट हो जाएगी R के अंदर, तो वो एज अ डेटा फ्रेम स्टोर होगी जिसका नाम D2 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आखिर में एक चीज होती है सेपरेटर इक्वल टू, सॉरी सेपरेटर इक्वल टू दिस। यहाँ पे वो आपने सिंबल देना है कोटेशंस के अंदर जो दो वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है। कॉमा दे सकते हैं, स्लैश दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये CSV फाइल है, CSV का मतलब ही ये है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो सेपरेटर कॉमा ही है, तो आप कुछ भी ना दें दैट विल वर्क, ठीक है।
अब जरा ये देखें, वही फाइल इंपोर्ट हुई है, D2 मेरे पास रन हो गया है, इसका मतलब कोई एरर नहीं आया। D2 मींस ये फाइल आपके पास इंपोर्ट होगी। अब इसमें गलत क्या हुआ है जी, कुछ गलत नजर आ रहा है आपको? अगर मैं आपको वो फाइल दिखा दूं दोबारा, A2Y वाली, ये फाइल है आपके पास A2Y, ठीक है, जिसको आपने इंपोर्ट किया है 25 250 55, और आर में एक ऐसे नजर आ रही है आपको, ये ऐसे नजर आ रही है, 25 नहीं है, X25 है, X250 है। तो क्या गलत है आपके पास यहाँ पे? कुछ गौर करेंगे आप? अगर आप गौर करें तो हमने हेडर को ट्रू रखा है, ठीक। इसका मतलब है जो पहली रो है इस डेटा की, हमने कहा है कि ये वेरिएबल कॉलम्स के नाम हैं। तो उसने 25 चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, टेक्स्ट नहीं है, तो पीछे एक्स लगा दिए। 250 भी एक्स, पीछे एक्स लगा दिए, क्योंकि वो नाम कंसिडर कर रहा है। अगर ये टेक्स्ट वैल्यूज होती तो फिर वो एज इट इज रहने देता। और ठीक है, लेकिन बेसिकली ये नाम तो नहीं है, तो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, कॉलम की वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए था? हमें जब पता था कि पहली रो में नाम नहीं है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स करना चाहिए था। अगेन यहाँ पे हम करते हैं फॉल्स। अब जरा आप देखें D2 लाइक दिस, V1 V2 V3 V4 V5 V6। चूंकि आपने यहाँ पे फॉल्स किया है और आपने जो फाइल इंपोर्ट की है उसमें पहली रो में वेरिएबल्स के नाम नहीं थे, डायरेक्ट डेटा स्टार्ट हो रहा था, वैल्यू स्टार्ट हो रही थी। तो नाम जब वहाँ पे मौजूद नहीं है तो ऑटोमेटिकली आर के अंदर वी से, वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, तो वेरिएबल से वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4। अब ये कॉलम्स की बात नहीं हो, वेरिएबल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि डेटा फ्रेम में ज़ाहिर है वेरिएबल्स होंगे। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं इसमें। सर जी, सर जी ये फिर से, सर ये फिर से थोड़ा सा करना, दोबारा इंपोर्ट करने वाला। अच्छा जी, बताएं। तो ये जो इंपोर्ट करने वाला है, ये वाला थोड़ा सा कहाँ फिर से से नहीं करना। समझ आ रही? देखें ये कमांड रन हुई है ना, तो कहाँ से आपको कंफ्यूजन है? सर जो स्टार्ट में आप ने वो पाथ वगैरह नहीं, जो वो वाला। बात तो मैंने कहीं नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये बताया है कि चूंकि यहाँ पे देखें, मैंने नहीं बताया कि किस फोल्डर में पड़ी हुई है ये फाइल और किस लोकेशन पे, नहीं बताया ना मैंने। उसके बावजूद ये फाइल इंपोर्ट हो गई है, ठीक है, हो गई है ना ये फाइल। आवाज आ रही जी है? सर आप प्रेजेंट डायरेक्टरी थे वो, उस वाले क्योंकि मैं पेरेंट करंट डायरेक्टरी से उठा रहा हूँ इसलिए हो गई है। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये एक फोल्डर है, यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है YYY, इसको माई डॉक्यूमेंट से मैं कट करके मैं पेस्ट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। आप YYY वाली फाइल माई डॉक्यूमेंट्स में, मतलब करंट डायरेक्टरी में नहीं पड़ी हुई। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे YYY, और इसको मैं नाम रख देता हूँ D3, तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे एरर आएगा, फाइल RT कैन नॉट ओपन द कनेक्शन, कैन नॉट ओपन YY, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब क्या है कि जो इस वक्त करंट डायरेक्टरी में फाइल्स पड़ी हैं उसमें YYY वाली फाइल नहीं पड़ी। इसका मतलब है जो भी फाइल आपने किसी ऐसी जगह से इंपोर्ट करनी है जो वर्किंग डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी में नहीं है, उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। कंप्लीट पाथ से क्या मुराद है? उस फाइल का आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पड़ी है। तो कंप्लीट पाथ में आप दे देता हूँ, अगर आप उसमें जाएंगे तो कंप्लीट पाथ यहाँ पे आप देंगे दिस। अब मैंने चूंकि डेस्कटॉप में पड़ी है तो बैक स्लैश के साथ, ये एक थोड़ा सा वो है कि बैक स्लैश के साथ आपको देना पड़ेगा। इधर बैक स्लैश और डबल फॉरवर्ड स्लैश। इट वर्क्स और नॉट? द आंसर इज नो। क्या वजह?
आप इस तरीके से आप देंगे तो फिर वो फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। D3 में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इत्तेफाक से, V1 डेट्स और V2 मंडे ट्यूसडे वगैरह पड़ा हुआ है। अब ये इस फाइल में वाकई ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब सवाल ये है कि ये जो आप ये पाथ आपने कैसे देना है, अगर आप गौर करें तो ये डेस्कटॉप पे चले गए, किसी भी फाइल को आपने जब प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो ये चीज़ आपके पास आती है सामने, दैट इज दिस पाथ। अब यहाँ पे ये बैक स्लैश आ रही है, आर में जो आपने पाथ ने देना है या तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ देना है या डबल बैक स्लैश के साथ देना है, ये एक मसला है। ठीक है, इसको आपने डील करना है। दूसरा हल क्या है कि आप वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर लें, जो आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड फाइल डिजायर्ड फाइल पड़ी हुई है, आप उस वर्किंग डायरेक्टरी पे चले जाएं। क्लियर है जी? तो इसको जब आप कॉपी करेंगे अगेन और यहाँ पे तो या तो आप डबल बैक स्लैश दे दें या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश दे दें, तो जो आपको कॉपी कर रहे हैं उसी से आप एक स्लैश मजीद दे सकते हैं उसी तरह की। ठीक है, तो D3 इज अच्छा। ये तो आपके पास आ गया CSV फाइल। अब ये सवाल ये है कि CSV फाइल पे हम क्यों जा रहे हैं? ठीक है, इसलिए जा रहे हैं कि R के अंदर एक्सेल की फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट करने का कोई तरीका, कोई कमांड नहीं है। ठीक है, मैं फिर सुन लें कि एक्सेल को की फाइल को अगर आपने इंपोर्ट करना है एज एक्सेल फाइल, तो या तो आपको कोई एड ऑन पैकेज चाहिए होगा, उस पर भी हम आते हैं, या फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे CSV फाइल में। तो सेफेस्ट वे क्या है, सेफ वे क्या है कि आप उसको एक्सेल की फाइल, क्योंकि आप जब ओपन करेंगे तो आपको वो एक्सेल की फाइल की तरह की नजर आएगी, लेकिन आप उसको सेव कर लें एज ए CSV फाइल, तो उसको रीड करना या इंपोर्ट करना सबसे आसान है R में। ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक्सेल को एज एक्सेल फाइल इंपोर्ट मतलब CSV में सेव नहीं करना चाहते और एज एक्सेल फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको एड ऑन पैकेजेस की जरूरत होगी। वो एड ऑन पैकेजेस में मसाइल क्या हैं कि कभी वो काम करते हैं कुछ वर्जन के साथ, कुछ वर्जन के साथ कभी वो उस तरह काम नहीं करते। ठीक है, क्लियर है जी? जी सर जी। तो अब D2 मेरे पास ये हमने डाटा इंपोर्ट किया। इस तरीके से दूसरा जो आपके पास है, हम अगर गौर करें तो ये देखें मैंने read.csv हेडर ट्रू, ये मैंने T लिखा हुआ है लेकिन आपको कंप्लीट ट्रू लिखना पड़ेगा। सेपरेटर चूंकि होता ही कॉमा है, अंडरस्टूड है, तो इट मीन्स के CSV फाइल के साथ सेपरेटर ना भी दें तो काम चल जाएगा। बाय डिफॉल्ट हेडर इसमें ट्रू है अगर आप कुछ नहीं देंगे तो। ठीक है, दूसरा आपके पास है टेक्स्ट फाइल, ये जरा अहम है, डेटा इंपोर्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, तो दैट इज यूज read.table। read.table इसकी कमांड है और यहाँ पे आपने देना है read.table फाइल का नाम, अगर वो करंट डायरेक्टरी में है फाइल तो आप उसका सिर्फ नाम दे देंगे, का पाथ देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि डायरेक्ट वो जो करंट डायरेक्टरी में चीज़ें पड़ी हुई हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। देन आगे हेडर आपने ट्रू या फॉल्स देना है। इस केस में read.table की केस में, अगेन मैं रिपीट कर दूं, read.table के केस में हेडर जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, हेडर बाय डिफॉल्ट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। CSV के केस में हेडर बाय डिफॉल्ट ट्रू है। तीसरी चीज है सेपरेटर, ये read.table वाले में उसमें है सेपरेटर। ठीक है, ये डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स गलती से लिखेंगे, डबल कोट्स है। अगर इसको मैं बता सकूं, सर जी, जी जी, ये सर जी सेपरेटर का क्या काम होता है? सेपरेटर का मैं अभी ज़रा एक्सप्लेन करूंगा। सेपरेटर का बेसिकली काम ये है कि जो टेक्स्ट फाइल बेसिकली किस तरह की होती है, टेक्स्ट फाइल आपके पास अगर ब्लॉक नोट्स की फाइल हो ना, अगर आप ये देखें तो ये मैंने ब्लॉक नोट्स की फाइल ओपन की है, 2,6,4 फिर 7,9,10 फिर 8,9
अब कैसे पता चले, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है और ऐसे भी हो सकता है। मैं कहूँ जी कॉमा, उसके बाद मैं एक स्पेस दे दूं, फिर 6 के बाद फिर एक स्पेस दे दूं। बेसिकली ये बताना है कि दो वैल्यूज को सेपरेट करने वाली चीज कौन सी है, वो सेपरेटर, वो सिंबल कौन सा है जो दो वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है। सेपरेटर से मुराद ये है, ठीक है। वो कॉमा भी हो सकता है, वो स्पेस भी हो सकती है, वो एक टैब भी हो सकती है, वो डॉट हो सकता है, वो स्लैश हो सकता है। टेक्स्ट फाइल में तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं ना एज अ सेपरेटर। एक्सेल में जाहिर है वो सेल्स बने होते हैं, सीएसवी में कॉमा सेपरेटेड फाइल्स हैं, ठीक है। जो लेकिन जो टेक्स्ट फाइल है टीएक्सटी, जिसकी एक्सटेंशन, टेक्स्ट से मुराद टीएक्सटी जिसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे ब्लॉक नोट्स की फाइल है या इसको टीएक्सटी फाइल ही बोलते हैं वैसे, नोट पैड की फाइल है, तो उसमें आपके पास क्या होता है, आप कोई भी सिंबल एज अ सेपरेटर यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब जरा मैं आपको एक चीज जरा दिखाना चाहूंगा इधर से। अब जरा माई डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में देखें तो ये टेक्स्ट फाइल मेरे पास पड़ी है B1, अगर आपको नजर आ रही हो, ये ओपन हुई जी B1 जी, ये फाइल अभी ओपन नहीं हुई है सर। कोई डेटा? नो सर। नो सर। अच्छा, ये शायद आपको शो नहीं हो रही है, अब देखें जरा। जी सर जी। ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पे एक स्पेस मैंने दी हुई है सेपरेटर, ये 15 नहीं है, ये 1 और 5 है, ये 27 नहीं है, 2 और 7 है। स्पेस जो है एज अ सेपरेटर काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी फाइल ये देखें, अगर ये ओपन हो गई हो B2, इसमें मैंने कॉमा एज अ सेपरेटर यूज किया, ठीक है। ये मतलब 1.5 नहीं है, 1 और 5 है। इसी तरह तीसरी फाइल देखें, अगर आप को मैं बताऊं तो तीसरी फाइल में मैंने डॉट, ये 1.5 नहीं है, बेसिकली ये 1 और 5 है, 2.7 नहीं है, 2 और 5 है। तो टेक्स्ट में चूंकि सेपरेटर आप कोई भी दे सकते हैं। इसी तरीके से ये चौथी फाइल अगर ओपन करें तो इसमें मैंने स्लैश जो है, डिवाइडर डिवीजन वाला सिंबल या स्लैश जो है एज अ सेपरेटर यूज कर लिए, ठीक है। ये 1 और 5 नहीं है, 1 एंड 5 है, दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो मतलब क्या है कि वो कौन सा सिंबल है जो दो बता रहा है कि ये एज अ सेपरेटर है, मतलब ये दो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। वो सिंबल अब कोई भी हो सकता है। अब यहाँ सर पे जी देखें। जी जब आर में ये करेंगे तो सेपरेटर आर में नहीं शो होंगे, है ना? जी जी बिल्कुल जब शो आर में नहीं को होंगे, जाहिर है वहां पे दो दो डिफरेंट वैल्यूज है ना। अब जब आप टेक्स्ट फाइल जैसे मिनी टैब है, उसमें आपको जाहिर है अगर आप डेटा एंटर करते हैं तो आपको पता है जी सेल जो है हर सेल में डिफरेंट वैल्यू है। यही काम एसपीएसएस में है, यही काम एक्सेल में है। जाहिर है एक्सेल से जब सीएसवी में गए गए तो फिर भी यही काम रहा। लेकिन जो टेक्स्ट फाइल है वहां तो टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना, एज अ डेटा, एज अ टेक्स्ट पड़ा हुआ है बेसिकली। तो वहां पे आपने बताना है कि भाई ये जो 1 और 5 लिखा हुआ है इतनी सारी स्पेस देके, ये क्या 15 है या दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। क्लियर जी है। सर जी। अब सिंबल कोई भी यूज हो सकता है, मुख्तलिफ फाइल मुख्तलिफ सिंबल्स के साथ मैंने बनाई हुई हैं। यहाँ पे मैंने विद नेम रख दिया है, नवीद नजीब 1113। कुछ फाइल में मैंने विद नेम नहीं रखा, जैसे ये BS 8 की मैंने एक फाइल बनाई है, इसमें तो खैर वो दूसरी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो ये सेपरेटर आपने पहले टेक्स्ट फाइल खुद देखनी है कि इसमें सेपरेटर क्या है। अब अगर आप इस फाइल में देखें तो सेपरेटर क्या है, स्पेस नहीं है बल्कि एक टैब है, अगर आप गौर करें, ठीक है। क्लियर है जी। जी सर जी। ठीक है। अब दूसरी तरफ ये अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई और फाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपल जो है वो ये पॉइंट डॉट जो है ये एज अ सेपरेटर यूज हुआ है। अब टेक्निकली बीइंग अलजेब्रा या मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दैट इज 1.5, ठीक है। लेकिन एज अ एक्सपर्ट ये जो डेटा के साथ जो डील कर रहा है बंदा, अगर उसको खुद पता है कि 1.5 नहीं है, ये सेपरेटर के तौर पे यूज हुआ है, तो फिर उसको बताएगा ना आर में। तो एक चीज तो ये है कि आपको सेपरेटर पता होना चाहिए आर में इंपोर्ट करते वक्त, ठीक। नंबर 1 रीड डॉट टेबल से। नंबर 2 जो चीज़ अहम है वो ये है कि जब आप टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, अगर आप खुद बना रहे हैं टेक्स्ट फाइल में डेटा रख रहे हैं, तो पहली तो बात ये है कि टेक्स्ट फाइल में रखें ही ना, उसको CSV फाइल में रखें। अगर कोई मजबूरी है टेक्स्ट फाइल में रखना तो फिर सिंबल ऐसे यूज करें जिससे कंफ्यूजन ना हो। बीइंग स्टेटिस्टिशियन आपको डॉट का सिंबल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू देनी पड़ी तो अगर आप कहें जी 1
ये तो 1 और 5 है, अगर आप कहें जी 1.15 और आगे 2 है, तो फिर जब आप लिखेंगे 1.15 और 0.2, तो वो उसको 3 वैल्यूज डील करेगा, पॉइंट को बीइंग एज अ सेपरेटर यूज करते हुए। तो फिर आप ऐसे सिंबल्स यूज करें जिनका इम्पैक्ट ना हो। कॉमा यूज हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्पेस हो सकती है, टैब हो सकती है, ठीक है, अगर आप खुद टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं जिसको बाद में आपने इंपोर्ट करना है। हाँ, अगर बनी बनाई मिल रही है तो फिर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इसमें सेपरेटर क्या यूज हुआ है, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब जरा मैं इसको आर पे करके दिखाता हूँ आपको। और टेक्स्ट फाइल जितने भी है, रीड डॉट टेबल की जब भी आप कमांड यूज करेंगे तो आपके पास जो हेडर है बाय डिफॉल्ट इट विल बी फॉल्स। और ये बड़ा लॉजिकल है, अगर आप डेली लाइफ में गौर करें, आप डील करते रहते होंगे डेटा सेट से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, जैसे मल्टीवेरिएट में या इकोनोमेट्रिक्स में या इन्फ्रेंस में, या इससे पिछली क्लासेस में आपने डील किया होगा डेटा सेट से। बड़ा लॉजिकल है कि जब आप एक्सेल में या मिनी टैब में डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कोई दे रहे होते हैं तो आपका पहला जो रो होती है वो वेरिएबल्स के नाम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास टेक्स्ट फाइल में डेटा पड़ा होता है तो वहां पे शुरू से ही डेटा स्टार्ट हो जाता है, पहली सेपरेटली आपको बता दिया जाता है कि पहला कॉलम क्या शो कर रहा है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम क्या कर रहा है, लेकिन नाम नहीं दिए होते। सो दैट्स व्हाई रीड डॉट टेबल में हेडर बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, लेकिन रीड डॉट सीएसवी में हेडर बाय डिफॉल्ट ट्रू है। तो मैं टेक्स्ट फाइल को अब मैं करने जा रहा हूँ इंपोर्ट, ठीक है। इस वक्त मैं यहीं से इसकी कमांड कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो B1 क्या था जी, उसमें स्पेस यूज हुई थी। तो फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं P1 इज इक्वल टू रीड डॉट टेबल फाइल इक्वल टू, ये टेक्स्ट में ही आपने देना है B1 डॉट txt। txt मीन्स ये नोट पैड की फाइल है, इसकी एक्सटेंशन txt है। हेडर, हेडर हमें पता है कि इसमें पहली रोज में नाम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेटर लाजमी देना है, सेपरेटर इज इक्वल टू क्या था, स्पेस थी, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। नो सच डायरेक्टरी और फाइल एग्जिस्ट, ये क्या हुआ, क्योंकि इसमें कोई फाइल ऐसी नहीं पड़ी बकौल इसके। तो वेयर इज द इशू, इशू क्या है कि मैंने B1 दे दिया, हालांकि फाइल का नाम था BS1। So BS1, तो P1 is imported like this, variable 1 variable 2, ये रोज आ रही हैं साथ, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। ये डेटा फ्रेम जब भी बनेंगे तो उसमें रोज आएंगी, V1 V2 V3, ठीक है। अब इमेजिन करें कि यही फाइल मैं रहने देता हूँ और यहाँ मैं सेपरेटर की जगह दे देता हूँ, सेपरेटर की जगह मैं फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ स्लैश, ठीक है। अब क्या होगा, फाइल इंपोर्ट होगी, मतलब अगर एरर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आई, तो फाइल इंपोर्ट हो गई ना। यस सर। अब आप P1 को जरा रन करें, यू विल गेट दिस। आपने एक वेरिएबल आया है आपके पास, मतलब एक कॉलम आया है इस डेटा फ्रेम में 1 और 5, और गौर करें तो यहाँ स्पेस भी है थोड़ी सी, मतलब उसके पास जो चीज पड़ी थी उसने एज इट इज उठा के आपको दे दी। आपने कहा कि सेपरेटर जो है वो स्लैश है, तो उसको चूंकि कहीं पे किसी भी जगह पे पहली रो में स्लैश नजर नहीं आई, तो उसने 1 और 5 को इकट्ठा करके दे दिया। अब ये बेसिकली ना ये 15 है, ना ये 1 और 5 है, अब ये टेक्स्ट वैल्यू है जिसमें 1 लिखा हुआ है और आगे एक स्पेस दी हुई है और फिर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो सेपरेटर जो आपने यहाँ पे दिया है वो उसको नहीं मिला किसी भी रो में। तो देयर आर 5 वैल्यूज। सर जी अब इस पे ऑपरेशन कोई भी अप्लाई नहीं हो सकता? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि अप्लाई नहीं, सिवाय उसको टेबुलेट करने के या उसको फैक्टर के तौर पे कहीं यूज करने के, अप्लाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ना कि डेटा फ्रेम बन गया,
कॉल मीन्स मैंने आपको बताया था, वो डेटा फ्रेम पे भी एप्लीकेबल है। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, इसका मतलब है कि ये न्यूमेरिक एक्स नहीं है। अगर मैं इसके जो एक्चुअल स्पेस था सेपरेटर वो दूं और फिर डेटा इंपोर्ट करूं, अब डेटा इंपोर्ट हो गया P1। अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि 1 पहला वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल। अब अगर कॉल मीन्स किया जाए तो बता रहा है कि पहले वेरिएबल का मीन जो है 3.6 है, दूसरे वेरिएबल का मीन 7.8 है, तो दैट इज इंपोर्टेड एज टेक्स्ट। तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे पास BS2 की फाइल है उसमें सेपरेटर कॉमा के तौर पे यूज़ हुआ है, तो मैं इसको ज़रा आपको इंपोर्ट करवाना है, बता देता हूँ। कॉमा एंड P2 और यहाँ पे BS2। so this again the same file। सेम फाइल क्यों? क्योंकि मैंने सेपरेटर के तौर पे डेटा सेम ही रखा हुआ है लेकिन सिर्फ सेपरेटर चेंज किया हुआ है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रा ये देखें, अगर आप कुछ नहीं देते फॉर एग्जांपल, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास उसने बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस थी, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस है याद रखिएगा, और उसने एज इट इज़ एज अ टेक्स्ट उठा के आपको 1.5 दे दी, कॉलम आपके पास एक ही बना है। अच्छा, अगर आपके पास टैब की स्पेस हो, बाकी तो सिंबल आपको नज़र आ ही रहे हैं, एक ज़रा स्पेस देखिएगा, ये डेटा देखिएगा 6, इसमें दो फ़र्क मैंने डाले हैं। एक तो मैंने कॉलम के नाम रख दिए हैं, ठीक, और एक यहाँ पे ये टैब की स्पेस है। मतलब टैब आपको पता है ना, 3 स्पेस जब इकट्ठे देते हैं तो टैब यूज़ हुआ बेसिकली, टैब में प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जी टैब सर। का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या देंगे आर में, अगर आप वापस आप आर पे आ जाएं तो P3 फॉर एग्जांपल रीड डॉट टेबल, फाइल नेम क्या था जी इसका, bs6.txt, और इसमें हेडर हम ट्रू रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि पहले जो रो है वो नाम पे है, और सेपरेटर इसमें क्या है, एक टैब की स्पेस थी तो डबल कोट्स के अंदर आप देंगे \t, \t, \t is used to represent tab P3। और किया है आपने जी, नाम देन दिस डेटा। अब अगर हेडर आप फॉल्स कर दें फॉर एग्जांपल तो क्या होगा जी, कोई बताएगा? सर जी उसने नाम के 1 और 5, नवीद 1 लिख देना है, नजीब 5 आ जाना है एक ही नहीं कॉलम जी, में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ठीक है क्या? तो क्या नहीं मारना है ना, सोचना है। देखें, उसने अपने हेडर फॉल्स कर दिया ना आपने, इस फाइल पे गौर करें दोबारा, जब आप हेडर फॉल्स करेंगे तो इसका मतलब है पहली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये नाम नहीं है, ये पहली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो वे अब 8 वैल्यूज आपके पास डेटा में इस वक्त इंपोर्ट हुई हैं, फिर आपके पास 9 वैल्यूज इंपोर्ट होंगी, ये भी एज अ फर्स्ट वैल्यू आएगी वेरिएबल 1 की, ये भी एज अ फर्स्ट वैल्यू आएगी वेरिएबल 1 की। चूंकि ये कैरेक्टर हैं इसलिए सारे का सारा वेरिएबल 1 कैरेक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे का सारा वेरिएबल 2 कैरेक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी, और इसका नाम मैं रख देता हूँ P3 के बजाय P4, सो दैट बिकम्स लाइक दिस, V1 नवीद 1 1 2 दिस। अब अगर आप कॉल मीन्स रन करें, जस्ट टू शो यू, कॉल मीन्स सॉरी P3, तो आपके पास नवीद वाले कॉलम का मीन आ गया 6 और नजीब वाले का 10। लेकिन अगर आप P4 करें तो आएगा x मस्ट बी न्यूमेरिक, क्योंकि इस कैरेक्टर वैल्यू की नॉन न्यूमेरिक कॉलम की वजह से या वेरिएबल की वजह से इसकी तमाम वैल्यूज नॉन न्यूमेरिक हो गई V1 की, इस तरह V2 की भी तमाम वैल्यूज न्यूमेरिक। ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ वन एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर और कॉलम इज नॉन न्यूमेरिक, द एंटायर वेक्टर और कॉलम विल बी कन्वर्टेड एज नॉन न्यूमेरिक। क्लियर है जी ये बात? जी सर जी। सर ठीक जी है जी जी सर जी जी। सर जी CSV और ये जोन सा टी टेबल, इनमें डिफरेंस फिर यही हुआ ना, CSV जोन सा है वो अगर हमने एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करनी है आर में तब यूज करेंगे, ठीक है, और ये जोन सा डी टेबल है अगर हमने
कोई टेक्स्ट है उसको हाँ, उठा के एज इट इज ब्लॉक करना है तो नोट्स में या नोट पैड में पड़ा हुआ है, वहां से आप उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है अब आज इस पे ज़रा टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन ज़रूरी था। तो एक तो आपको रीड डॉट टेबल को यूज़ करना आना चाहिए। अच्छा, एक मज़े की बात अगर आप देखें, अगर आपकी फाइल CSV फाइल है सपोज, और आप उसको यूज़ करते हैं रीड डॉट टेबल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ P5 इज इक्वल टू रीड डॉट टेबल और फाइल क्या था, YYY था मेरे ख्याल है, CSV, मैंने रीड डॉट टेबल किया है और आगे CSV फाइल नाम दे रहा हूँ, इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ और सेपरेटर में जाके कॉमा दे देता हूँ, तो इट विल आल्सो वर्क, क्योंकि सेपरेटर में आपने फिर यहाँ पे कॉमा बता दिया है। अब ये क्या है कि y का वो उसमें पड़ा नहीं हुआ, तो मैं इसको A2Y कर देता हूँ, A2Y, तो P5 इज इम्पोर्टेड लाइक दिस, क्योंकि ये सेपरेटर मैंने बाकायदा दे दिया है। लेकिन अगर CSV फाइल है तो इट इज़ बेटर टू यूज़ रीड डॉट CSV। ठीक है, फिर ये हेडर भी आपको कम्प्लीटली अगर आप नहीं देते तो वो ट्रू कंसिडर करेगा। इसी को हम कल आगे चलाएंगे, SPSS से कैसे इंपोर्ट करना है, या अगर एक्चुअल एक्सेल की फाइल है विदाउट कन्वर्टिंग CSV तो कैसे इंपोर्ट करना है। और सर अगर जी कुछ जी सर जी एक तो हम डायरेक्ट फाइल का नेम लिखते हैं ना, वो तो इजीली है, वो लिख देना नाम जो हमने रखा हुआ है। सर ये जो सा दूसरा पाथ है, ये सर वो प्रॉपर्टी से कॉपी पेस्ट करेंगे? प्रॉपर्टी से कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज में आपको फॉरवर्ड स्लैश मिलती है, शायद बैक स्लैश मिलती है, सॉरी। तो R में याद